नमस्कार दोस्तों, उसी सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि इस पर हम लोग मेक आईएएस का यूपीपीसीएस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो है आज हम लोगों का टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 6 जो है पॉलिटी से ही संबंधित है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। दूसरा कथन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। विकल्प है ना तो एक ना ही दो, और केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक। बताइए। पहला कथन दिया गया है इसमें, भारत में संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। सही है गलत? गलत है। वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, ये केवल है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की। तो गलत कथन हमारा गलत है। दूसरा जो दिए भारत में राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सही गलत? सही है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा सही है, तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा, केवल दो। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गया है। और दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है। बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो। बताइए। पहला कथन है कि भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता जो है भारतीय संविधान में स्पष्ट की गई कि नहीं, नहीं की गई है। पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है भारत के प्रधानमंत्री की लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है, नहीं, अनिवार्य नहीं है, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। दूसरा भी गलत है। दोनों कथन हमारे सही है, तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे न्यूनतम कितने समय में संसद की सदस्य लेनी होगी। दिए गए विकल्प में 2 मास, 3 मास, 6 मास, 12 मास। बताइए। पहली बात तो ये सब जितने भी प्रश्न हैं, ये सब मतलब वन लाइनर वाले, तो इन लोगों को हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो इसमें जो है न्यूनतम जो समय है कि उसको सदस्यता लेनी होगी, वो है 6 मास, यानी 6 मास के भीतर। विकल्प सी है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। बताइए। भारत का प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका पदेन अध्यक्ष होता है। दिए गया राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। विकल्प है केवल एक और दो, एक, दो और तीन, दो और तीन, एक और तीन। बताइए। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। तो तीनों हमारे हैं, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है, वह आवश्यकता अनुसार किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। तो बताओ इसमें से कौन कथन सही है। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल दो। बताइए। तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा भी करता है। तो पहला तो कथन हमारा सही है। दूसरे को आवश्यकता अनुसार किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। सही गलत? हमारा सही है, दोनों सही है। तो हमारा विकल्प जो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है और दूसरा कारण है। तो कथन दिए गए हैं आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार और भी बढ़ जाता है। कारण है प्रधानमंत्री के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति जो है अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। तो बताइए इसमें से कौन सही है और कौन सा गलत है, या उसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसमें दिए गए कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री की अधिकार और शक्ति जो है बढ़ जाती है। सही गलत? कथन तो हमारा सही है।
कारण है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति जो है अपने संकटकालीन अधिकार का प्रयोग करता है। कारण तो सही है, यानी कि वो व्याख्या भी कर रहा है। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत के उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया कि एक संवैधानिक पद है। दूसरा कि पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान किया गया था। बताइए कौन सा कथन सही है? ये नहीं बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। तो भारत के उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो कथन है कि यह एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है? नहीं, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा, पहली बार इस पद का सृजन जो है प्रथम लोकसभा के दौरान किया गया। सही गलत? सही है, किया गया था। और ये उप प्रधानमंत्री उसमें कौन नियुक्त किए गए थे? सरदार पटेल जी किए गए थे। ये दूसरा तुम्हारा सही, तुम्हारा विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक जो है सही नहीं यानी गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? दिए गए चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, लाल कृष्ण आडवाणी। विकल्प है एक, दो और तीन, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो भारत के अब तक के कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? इसमें जो है सरदार पटेल जी हैं, 60 में लिख दे रहे हैं हम। मोरारजी देसाई जी थे, जगजीवन राम जी थे, जगजीवन राम थे, चौधरी चरण सिंह थे, यशवंत राव जी थे, चौधरी देवीलाल थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे। इस तरह इसमें जो नाम दिए गए चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो तीनों जो है उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। हमारा विकल्प हो जाएगा यही। अगला प्रश्न है, भारत के उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि वह संवैधानिक दृष्टि मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य से वरिष्ठ होता है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्व का निर्वहन करता है। बताइए कौन सा सही है इसमें कथन? केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। बताइए। तो जो पहला कथन है उप प्रधानमंत्री में के बारे में कि संवैधानिक दृष्टि से मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य वरिष्ठ होता, सही गलत? गलत है, वरिष्ठ नहीं होता है। इस मतलब मंत्रिमंडल के जो मेंबर होते हैं और उप प्रधानमंत्री, इसमें कोई मतलब अंतर नहीं होता पद में। तो पहला गलत है। और दूसरा, प्रधानमंत्री का अनुपस्थिति और प्रधानमंत्री के समस्त दायित्व का निर्वहन करता, सही गलत? सही है, केवल तो सही। हमारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर 2 बार नियुक्त हुए? दिए गया मोरारजी देसाई, चौधरी देवीलाल, गुलजारी लाल नंदा, लाल कृष्ण आडवाणी। बताइए। तो इसमें जो है एकमात्र व्यक्ति कौन है? गुलजारी लाल नंदा जी हैं, जो कि 2 बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा जो है, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य जो है मंत्री पद के लिए अयोग्य नहीं होता है। बताना है कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो, दोनों, केवल दो। बताइए। तो इसमें जो दिया गया है कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाए, सही गलत है? ये सही है, राष्ट्रपति द्वारा की, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सलाह पर यह किया गया व्यवस्था अनुच्छेद 75 में। और जो है दूसरा जो है, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य जो है मंत्री पद के लिए अयोग्य नहीं होता, हो जाता है। दूसरा कथन मतलब गलत है। तो केवल एक हमारा सही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। दिए गया है केवल लोकसभा के प्रति, केवल राज्यसभा के प्रति, संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। बताइए। तो इसमें जो दिए कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। तो हमारा विकल्प कैसे हो जाएगा? और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों के वेतन व भत्ते का निर्धारण
किस द्वारा किया जाता है? दिए गए संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। बताइए कौन सा उत्तर सही है? इसमें है केंद्रीय मंत्रियों के वेतन में भत्ते का निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम कितने प्रतिशत निर्धारित है? विकल्प दिए गए 10%, 15%, 20%, 25%। बताइए। तो इसमें क्या है कि भारत के केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विकल्प हमारा कौन सा भी? ये व्यवस्था किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। विकल्प मार्ग भी सही। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के अधिकारों के संबंध में ऐसे कौन कथन सत्य नहीं है? विकल्प है इसमें वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। दूसरा है कि वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। तीसरा को वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है। चौथा कि उसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है कि वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति दे सकता, सही गलत दे सकता है। दूसरे को अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, ये भी सही है हमारा। तीसरा को राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है, सही गलत ये भी सही है। चौथा कि उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है, सही गलत है, ये हमारा गलत है। तो यही हमको बताना है, तो यही हमारा जो है सही हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए वह तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। दूसरा का आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। बताना कौन सा कथन सही है? ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक। बताइए। तो जो प्रधानमंत्री के संदर्भ में दिया गया है कि वह तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, सही है गलत? सही है। वो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वो संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा का आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है, दूसरा सही है। तो एक और दो दोनों सही है, विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गया यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कि इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें बताना कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल दो। बताइए। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में दिए गया कि यह एक संवैधानिक निकाय है, ये तो है। मंत्रिपरिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है। इसका विरोध जो है अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। दूसरा कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% अधिक नहीं होनी चाहिए, सही गलत? गलत है, 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था की गई थी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो केवल एक सही, हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल था। दूसरा किसके कार्यों और शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। बताने कौन कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल दो। बताइए। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 352 में वर्ष 1978 का 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये इसमें मंत्रिमंडल शब्द का जो है उसको शामिल किया गया है। ये मूल संविधान शामिल नहीं था, जो है पहला कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा किसके कार्यों और शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। इसका जो है संविधान में इसके कार्य और वर्णन जो है नहीं किया गया है। इसका जो मतलब वर्णन किया जाता है, इसकी व्यवस्था की जाती है कि मतलब नियम समिति के द्वारा किया जाता है। एक जो है संसद में जो नियम बनाया जाता है उसी के अनुसार जो है कार्य को बंटवारा किया जाता है। दूसरा गलत है, तो हमारा कौन विकल्प हो जाएगा? हमारा बी, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है कि इसमें 15 से 20 अति महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। यह सर्वोच्च स्तर के निर्णय लेने का कार्य करती है। इस अनौपचारिक संस्था में प्रधानमंत्री तथा अपने प्रभावी सहयोगी के साथ प्रत्येक समस्याओं पर विचार विमर्श करता है। मतलब प्रयुक्त
वर्णन है किसके बारे में? मंत्रिमंडल का, किचन कैबिनेट का, मंत्रिपरिषद का, कंगारू कैबिनेट का, बताइए। ये जो ऊपर प्रावधान किया गया है कि इसमें जो है 15 से 20 मंत्री जो शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री उनसे सलाह लेता है, इसको कहते हैं किचन कैबिनेट। क्या किचन कैबिनेट? विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, इसकी स्थापना हेतु कार्य संचालन संबंधी नियमावली का प्रावधान है। बताना है इसमें से कौन सा सही है। ना तो एक, ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों, केवल एक, बताइए। इसमें पहली बात तो मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन या पुनर्गठन जो है तब किया जाता है जब नई सरकार काम काज संभालती है या मंत्रिमंडल में फिर फेरबदल करती है। तो पहला कथन कि इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है, सही गलत? सही है, उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना हेतु कार्य संचालन संबंधी नियमावली का प्रावधान है, ये भी सही है। दोनों सही, हमारा विकल्प जो है सी बन जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए भारत में कैबिनेट, मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक मंत्रिपरिषद जो है अपेक्षाकृत एक बड़ा निकाय है, जबकि कैबिनेट जो है छोटा परंतु शक्तिशाली निकाय है। दूसरा, सभी मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है, जबकि कैबिनेट में सीट्स के 15-20 मंत्री होते हैं। बताने कौन सा इसमें सही है। केवल एक, केवल दो, ना तो एक, ना ही दो, एक और दो, दोनों, बताइए। पहली बात, जो कैबिनेट के बारे में दिया गया है और मंत्रिपरिषद अंतर, कि मंत्रिपरिषद अपेक्षाकृत बड़ा निकाय होता है, लेकिन जो शक्तिशाली हो कैबिनेट ही होता है। तो पहला तो हमारा सही है। दूसरा कि मंत्रियों से मिलकर जो मंत्रिपरिषद बनती है, जबकि कैबिनेट में सीट्स के 15-20 मंत्री होते हैं, सही गलत? ये भी सही है, तुम्हारा दोनों सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिए गए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। दूसरा कि उसके वेतन भत्ते एवं कार्यकाल आज संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। बताना है कौन सा सही है। केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक, ना ही दो, बताइए। महान्यायवादी के संदर्भ में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, सही गलत? सही है। दूसरा कि उसके वेतन भत्ते एवं कार्यकाल आज संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, सही गलत? गलत है, संसद द्वारा नहीं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही निर्धारित होता है। कि पहला कथन हमारा सही है, तो विकल्प बन जाएगा केवल एक, ए विकल्प। अगला विकल्प है, वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, उपर्युक्त कोई नहीं, बताइए। इसमें जो है महान्यायाधीश जो है देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि उसे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। दूसरा कि उसे संसद की किसी भी कार्रवाई में सम्मिलित होने और अपने विचार रखने का तथा मत देने का अधिकार प्राप्त है। बताना कौन कथन सही है। केवल एक, ना तो एक, ना ही दो, एक और दो, दोनों, केवल दो, बताइए। जो महान्यायवादी बारे में दिए पहला कथन, उसे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार, सही गलत? सही है, अधिकार है उसको। दूसरा कि संसद की किसी भी कार्रवाई में सम्मिलित होने और अपने विचार रखने तथा मत देने का अधिकार प्राप्त है, सही गलत? ये गलत है, संसद में विचार रख सकता है लेकिन मत देने का अधिकारी नहीं है। तो विकल्प हमारा सही हो जाए कौन सा? ए, केवल एक। अगला प्रश्न है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि एक संवैधानिक पद है। दूसरा, वह भारत के महान्यायाधीश के अधीन उच्च न्यायालय के का प्रतिनिधित्व करता है। बताना है कौन सा कथन सही है। ना तो एक, ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों, केवल एक। तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में जो दिया गया है, क्या एक संवैधानिक पद है? संवैधानिक पद है कि नहीं? नहीं है, पहले कथन हमारा गलत। दूसरा कि वह भारत के महान्यायवादी के अधीन उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करता है, सही गलत? सही है। तो इस तरह हमारा केवल दो सही है, विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। दूसरा, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बताने कौन कथन सही है। ना तो एक, ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों, केवल एक। तो इसमें देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत शामिल है कि नहीं? शामिल है, पहले कथन सही है। दूसरे, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सही गलत? गलत है, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं होते हैं, ये होते हैं
राष्ट्रपति के प्रति। दूसरा हमारा गलत है, तो केवल एक सही हमारा विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संविधान द्वारा मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व अंगीकार नहीं किया गया है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति को मंत्रियों ने क्या परामर्श दिया था, इसके विषय में न्यायालय कोई जांच नहीं कर सकता है। बताना है कौन सा कथन सही है। एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। पहला कथन है भारतीय संविधान द्वारा मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व अंगीकार नहीं किया। सही गलत? सही है। जबकि ये जो है इंग्लैंड में इसका प्रावधान है, उनका विधिक उत्तरदायित्व जो है अंगीकार किया गया है। दूसरा कथन है भारत के राष्ट्रपति को मंत्रियों ने क्या परामर्श दिया था, इसके विषय में न्यायालय कोई जांच नहीं कर सकता। कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सही है। तो दोनों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प जो है ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। दिए गए विकल्प में विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल। बताइए। तो इसमें है कि वे पहले पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था, मतलब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था। कौन थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल था 1989 से 1990 तक। विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 72, 73, 74, 75। बताइए। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 74 के तहत किया गया था, मतलब किया जाता है, सॉरी किया जाता है। तो विकल्प हमारा जो है सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आ रहे हैं। कथन दिया है भारत में कानूनी तौर पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। कारण है राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। तो बताइए इसमें से कौन सही है या कौन गलत है, या दोनों सही है, दूसरी व्याख्या कर रहे कि नहीं। तो कथन दिए गए हैं भारत के में कानूनी तौर पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सही गलत? सही है। कारण है राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। अभी क्वेश्चन शायद इसमें है कि पीछे आया था कि राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है, प्रधानमंत्री से नहीं लेता है, मंत्रिमंडल से लेता है। तो कारण सही है, जबकि ये जो कारण जो है कथन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत से पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। दिए गया है एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल। बताइए। तो दक्षिण भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे वो? पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। इनका कार्यकाल कब था? इनका कार्यकाल था 1991 से 1996 तक था। तो विकल्प हमारा जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे, साथ ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। विकल्प में है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा। बताइए। इसमें जो है सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री और अपने पद से इस्तीफा देने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। इनका जो कार्यकाल था 1977 से 1979 तक था। हमारा सही जगह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए भारत का प्रधानमंत्री बने थे। दिए गए इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताइए। विकल्प में 1 और 4, 2, 3 और 4, केवल 4, 1, 2, 3, 4। बताइए। इसमें देखा जाए जो राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने तो उसमें इंदिरा गांधी भी थी, एच.डी. देवगौड़ा भी थे, इंद्र कुमार गुजराल जी भी थे और मनमोहन सिंह भी थे। तो चारों लोग शामिल थे। तो जब चारों लोग शामिल थे विकल्प हमारा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। दिए गए सूची 1 और सूची 2। तो पहला इसमें दिया गया है गृह मंत्री। तो गृह मंत्री कौन थे पहले इसमें? गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे।
रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री आप लोग जानते हैं, बलदेव जी, सरदार बलदेव सिंह जी थे। वाणिज्य मंत्री कौन थे? वाणिज्य मंत्री थे सी एच भाभा जी थे। श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन थे। तीसरा नंबर कौन बन रहा है? बन रहा है 3 1 2 4 बन रहा है, तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें देखना है, दिए गए पहले वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, संचार मंत्री, राहत और पुनर्वास मंत्री। तो इसको देखिए, तो इसमें जो दिए गए वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री पहले कौन थे? दिए गए हैं नरहरि विष्णु गाडगिल। कौन थे? ये नहीं थे, ये हमारा सुमेलित नहीं है। पहले इसके मंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, JL नेहरू। और नरहर विष्णु गाडगिल ये कौन से मंत्री बने थे? ये कारखान और ऊर्जा मंत्री बने थे, कारखान ऊर्जा मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर सुमेलित है। संचार मंत्री रफी अहमद किदवई सुमेलित है। राहत और पुनर्वास मंत्री KC न्योगी भी सुमेलित है। तो विकल्प हमारा ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी? दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। बताइए, जो प्रधानमंत्री इसमें दिए गए हैं कि इनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी, कौन थे वो? राजीव गांधी जी थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जो है मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो गई थी। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें निशान पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किए गए थे? मोरारजी देसाई, VP सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल। बताइए, तो जो इन भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनको निशान पाकिस्तान का जो है पुरस्कार मिला था वो थे मोरारजी देसाई। इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, आप लोग इसको देखिएगा, इसमें थोड़ा इनकी आलोचना की गई उसमें कि पाकिस्तान के बारे में है, जो परमाणु हथियार विकसित कर रहा था पाकिस्तान, उसमें जो है इनका अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति, अगर ये चाहते तो जो है इनके मतलब आप फिल्म देखें तो खुद ही समझ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दिए गया है भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गया है VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो इनको व्यवस्थित करिए कि मतलब इनका कार्यकाल जो है एक क्रम के अनुसार बने। तो इसमें देखा जाए तो VP सिंह का कार्यकाल था 1979 से 1990, नरसिम्हा राव का 1991 से 1996 तक, HD देवगौड़ा का कब था? 1996 से 1997 तक, इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998। तो ये तो मतलब एक क्रम में ही बन गया, 1 2 3 4, तुम्हारा विकल्प जो है इसी जगह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दी क्या राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? दूसरा दिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ना तो एक, ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दो, दोनों, केवल एक। बताइए, पहला कथन है कि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सही गलत? गलत है, सभापति तो नहीं होते हैं लेकिन उपसभापति होते हैं। पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, जबकि उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान का अधिकार होता है। सही गलत? सही है, दो हमारा सही, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति के रूप में शक्तियों और कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति को कोरम न होने यानी गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक स्थगित करने का अधिकार है। दूसरा, संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है। तीसरा, सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की सहमति आवश्यक है। बताना कौन सही है इसमें? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 और 3। बताइए, तो जो पहला कथन है, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा के सभापति कोरम गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक स्थगित करने का अधिकार है।
दूसरा, संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की योग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है। ये भी सही है, देती है। सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की सहमति आवश्यक है। ये भी हमारा सही है, तीनों सही है। तुम्हारा विकल्प जो है डी बन रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल लोकसभा द्वारा की जाती है और वह राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं। बताना कौन सा कथन सही है। एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो पहला कथन हमारा सही है। इसमें देखो को केवल नहीं लगा है, अगर केवल लग जाता तो ये प्रश्न गलत हो जाता। दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल लोकसभा द्वारा की जाती है और वह राज्यसभा का सदस्य हो सकते हैं। सही गलत? गलत है। केवल लोकसभा के नहीं, वो राज्यसभा के भी सदस्य अगर होते हैं। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यसभा के द्वारा भी होती है। दूसरा कथन हमारा गलत है, केवल सही हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन है, दूसरा कारण दिए गए। कथन में यह प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कारण यह राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत कार्यकारी प्रमुख होते हैं। इसमें बताना है कि कौन कथन सही है, कारण सही है, दोनों सही है, या कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। बताइए। कथन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाए। सही गलत? सही है। राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के अंतर्गत कार्यकारी प्रमुख होते हैं। सही गलत? कारण सही है। कारण सही है, लेकिन है कि जो है कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की कार्यपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रिमंडल के निर्णयों के कार्यान्वयन में मदद करना होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री कार्य जो है केवल भारत सरकार की नीतियों को लागू करना होता है। बताइए कौन सा कथन सही है। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों। बताइए कौन सा इसमें सही है। पहला कथन कि प्रधानमंत्री का कार्य मंत्रिमंडल के निर्णयों की कार्यान्वयन में मदद करना होता है। सही गलत? सही है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री काल केवल भारत सरकार, यहाँ जब केवल लग जाता है तो फिर समस्या पैदा हो जाती है, पर देखना पड़ता है। तो भारत सरकार की नीतियों को लागू करना। सही गलत? गलत है। इसके अलावा जो है प्रशासन के प्रभावी संचालन में भी वो अहम भूमिका निभाता है। तुम्हारा कथन ये सही है, मतलब एक सही है, तुम्हारा विकल्प जो है ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, प्रधानमंत्री के साथ उनके कार्यालय पीएमओ के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, पीएमओ केवल प्रधानमंत्री के निजी कार्यों को संभालता है। दूसरा है, पीएमओ प्रधानमंत्री के सभी प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करता है और सरकारी निर्णयों में सहायता करता है। तीसरा, पीएमओ प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा संबंधित कार्यों को भी संभालता है। बताना कौन सा कथन सही है। विकल्प दिया है केवल एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो और तीन। बताइए। इसमें जो पहला कथन है, पीएमओ केवल प्रधानमंत्री के निजी कार्यों को संभालता है। सही गलत? ये जो है गलत है। ये केवल जो है प्रधानमंत्री के कार्यों को नहीं संभालता है, ये जो है मंत्रिमंडल के जो अन्य मंत्रियों के साथ जो है समन्वय भी करता है। दूसरा, पीएमओ प्रधानमंत्री के सभी प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करता है और सरकारी निर्णयों में सहायता करता है। सही है। पीएमओ प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा संबंधित कार्यों को भी संभालता है। सही गलत? ये भी सही है। दो और तीन हमारा सही है, तो विकल्प द्वारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री के अनुसार की जाती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। दूसरा, कि उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। बताना कौन सा सही है इसमें। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों। बताइए। पहला कथन है कि उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री के अनुसार की जाती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। सही गलत? सही है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि प्रधानमंत्री ही करे। दूसरे को प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। गलत? सही गलत? नहीं, गलत है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उप प्रधानमंत्री मतलब एक प्रकार से समझिए कि कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी ही करते हैं। दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, तुम्हारा विकल्प कैसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कि भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति कार्य केवल औपचारिक होता है। दूसरा कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते। बताना है कौन सा सही है। केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए। इसमें जो पहला कथन है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति कार्य जो है केवल औपचारिक होता है। सही गलत? सही है। केवल वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। दूसरा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते। गलत? गलत है। ले सकते हैं। इनके कुछ जैसे विवेकाधीन इनके पास कुछ शक्तियां होती हैं, मतलब ये कुछ कार्य अपने विवेक से भी कर सकते हैं। तो पहला कथन हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प हो जाएगा डी, केवल एक। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक, प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य हो सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार होता है। बताना कौन सा कथन सही है। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों। बताइए। पहला है, प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य हो सकते हैं। गलत? गलत है। लोकसभा नहीं, और ये राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। दूसरा कि प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार होता है। सही गलत? सही है। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं मंत्रिपरिषद किसको किसको मंत्री नियुक्त करना है। दूसरा सही है, तुम्हारा विकल्प बन जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रधानमंत्री को किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है। दूसरे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से किसी भी विषय पर सलाह लेने के लिए उत्तरदायी होता है। बताना है कि कौन सा सही है। केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। बताइए कौन सही है। पहला कथन है, प्रधानमंत्री को किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी सही होती है। सही गलत है? तो ये गलत है। क्यों? क्या है ना कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री को हर स्थिति में अपनी रिपोर्ट जो है कि राष्ट्रपति के सामने ही पेश करना पड़े या पेश करनी होती है। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से किसी भी विषय पर सलाह लेने के लिए उत्तरदायी होता है। सही गलत? सही है। ये जो है, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो प्रधानमंत्री कर्तव्य है कि उसको सलाह दे, मतलब कि मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय लिया है, नीति क्या बनाई गई है उसके संबंध में। तो केवल दो सही, हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, प्रधानमंत्री का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है। बताना कौन कथन सही है। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों। बताइए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। सही गलत? गलत है। प्रधानमंत्री जो चुनाव होता है वो लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता के रूप में होता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। चुनाव तो उसका लोकसभा सदस्य के रूप में होता है ना, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। तो गलत है। दूसरे, प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है। सही है, यही तो सही है। तो केवल दो सही, हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन है, दूसरा कारण है। तो इसमें दिए गया है कथन में, प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद के कामकाज पर नियंत्रण होता है। कारण है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं और उनके पास नीति निर्धारण का अधिकार होता है। तो बताइए कथन सही, कारण सही है, या दोनों सही है, या फिर दोनों सही होकर कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। बताइए। तो पहला जो इसमें दिए गए कथन कि प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद के कामकाज पर नियंत्रण होता है। सही गलत? सही है। दूसरे, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं और उनके पास नीति निर्धारण का अधिकार होता है। सही गलत? ये भी सही है। सही तो दोनों है, लेकिन कारण जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा। नहीं, व्याख्या कर रहा है, सॉरी। क्योंकि जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, इसी वजह से इन पर जो मंत्रिपरिषद कामकाज पर नियंत्रण होता है। ये तो मतलब व्याख्या कर रहा है, तो व्याख्या कर रहा है, तुम्हारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए, प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में विश्वास प्रस्ताव पास करना होता है। दूसरे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति का विवेकाधिकार होता है।
तीसरा, प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन, बताइए। जो पहला कथन है, प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों से विश्वास प्रस्ताव पास करना सही गलत, गलत है, केवल लोकसभा से। दूसरा कथन कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति का विवेकाधिकार होता है, सही है। मतलब कुछ मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां मतलब होती हैं जिनमें वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन ये सही है दूसरा कथन। तीसरा, एक प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, गलत है, वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, यानी कि सदस्य हो सकता है। तो केवल दो सही, तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए पहला कथन कि प्रधानमंत्री को सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, प्रधानमंत्री का प्रमुख कर्तव्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी कार्यप्रणाली निर्धारित करना है। तीसरा, प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, एक, दो और तीन, केवल दो और तीन, बताइए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री को सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, सही गलत है। ये गलत है। प्रधानमंत्री को जो है मंत्रिपरिषद से सलाह मतलब लेकर ही काम करना पड़ता है। ये हमारा कथन जो है गलत है। दूसरा, प्रधानमंत्री का प्रमुख कर्तव्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी कार्यप्रणाली निर्धारित करना, सही गलत, सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है, सही गलत, ये भी सही है। दो और तीन हमारा सही, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण दिए गया है। कथन में है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए सिफारिश कर सकते हैं, कारण प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। बताइए कथन सही, कारण सही है, या दोनों सही है, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, बताइए। कथन में है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए सिफारिश कर सकते हैं, सही गलत, सही है, राष्ट्रपति सिफारिश कर सकते हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, सही गलत, गलत है, कारण गलत है, स्वतंत्र निर्णय नहीं लेंगे, ये अपने मंत्रिमंडल से जो है सलाह लेंगे। तो कारण तो गलत है, तो क्या सही हो जाएगा, ये असत्य है किंतु आर सत्य है, तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में नीचे दिए वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए और दूसरा कारण। कथन में दिए गए प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वरिष्ठता का कोई नियम नहीं है, कारण राष्ट्रपति लोकसभा में किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बताना है कथन सही, कारण सही है, ये दोनों सही हैं, तो व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। कथन दिए गए प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वरिष्ठता को कोई नियम नहीं, सही गलत, सही है, ये कोई नियम नहीं दिए गया है संविधान में। कारण है कि राष्ट्रपति लोकसभा किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, सही गलत, ये भी कारण सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो विकल्प हमारा कौन सही हो जाएगा, सी। क्योंकि राष्ट्रपति जो है मतलब किसी को भी नियुक्त करता मतलब कर सकता है प्रधानमंत्री, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर जो है उसकी सदस्यता लेनी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब ज़्यादातर मामलों में होता है कि जिस पार्टी को संसद में बहुमत प्राप्त होता है उसके सदस्य को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों का समन्वयक होता है। दूसरा, एक प्रधानमंत्री को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्यागपत्र देना होता है। तीसरा, एक प्रधानमंत्री भारत सरकार के मुख्य सलाहकार होते हैं। बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन, बताइए। इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों कार्यों के संदर्भ में दिए गया है कि पहला कथन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों का समन्वयक होता है, सही गलत, सही है। प्रधानमंत्री को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्यागपत्र देना होता है, सही गलत, ये भी सही है। तीसरा, एक प्रधानमंत्री भारत सरकार के मुख्य सलाहकार होते हैं, सही गलत, ये भी हमारा सही, तीनों कथन हमारे सही है, तुम्हारा विकल्प हो जाएगा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, प्रधानमंत्री विदेश नीति के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। तीसरा, प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हैं।
बताइए इसमें से कौन कथन सही है? केवल तीन, एक और दो, एक और तीन, एक दो और तीन, बताइए। पहला कथन कि प्रधानमंत्री विदेश नीति के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, सही गलत? सही है। कॉन्सेप्चुअल सवाल है इसमें, मतलब इसमें कोई फैक्ट नहीं है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, सही गलत? लोकसभा के ही नहीं, ये राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ये तुम्हारा गलत हो गया। तीसरा, एक प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय एवं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हैं, सही है हमारा। एक और तीन सही है, हमारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कि कथन ए दिए गए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। कारण यह है प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने और उनका समन्वय करने की शक्ति होती है। बताइए कथन सही कारण सही है, दोनों सही है, तो व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कथन दिया गया है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो आप लोग जानते हैं कथन सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने उसका समन्वय करने की शक्ति होती है, कारण सही है। वो कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो विकल्प हमारा कौन सही हो जाएगा? विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन एक कारण है। कथन में है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। कारण दिया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया। बताइए कथन सही कारण सही है, दोनों सही है, तो कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं? कथन में है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, सही गलत? सही है। और कारण दिए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया, सही गलत? ये भी हमारा सही है। और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तुम्हारा विकल्प कौन सा बन जा रहा है? विकल्प हमारा बन रहा है सी। लेकिन क्या किया गया बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति दी है कि एक बार वो लौटा सकता है, मतलब और अगर उसको दूसरी बार जब दिया जाएगा सलाह तो मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के संदर्भ में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है और दूसरा कारण आ दिए गए हैं। कथन है मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं। कारण है प्रत्येक मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। बताना है कथन सही कारण सही है। अगर दोनों सही है तो कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बताइए। कथन दिया गया है कि मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, यानी प्रेसिडेंट पर। सही गलत? सही है कथन। कारण प्रत्येक मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, सही गलत? कारण तो गलत है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है प्रेसिडेंट के प्रति होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है लोकसभा के प्रति होता है। तो ये सही है और आर गलत है, तो कौन सा हमारा बन जाएगा? विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति है। दूसरा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सभी मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। तीसरा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने के लिए बात करता है। बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल तीन, एक और दो, दो और तीन, एक दो और तीन, बताइए। पहला कथन कि मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है व्यक्ति को प्रधानमंत्री के प्रति सही गलत? गलत है, ये प्रेसिडेंट के प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है। दूसरा कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सभी मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है, सही गलत? ये भी गलत है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं समाप्त होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व जो है जो लोकसभा के प्रति होता है वो समाप्त हो जाता है। तीसरा है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्री को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने के लिए बात करता है, सही गलत? सही है। तुम्हारा जो है कौन सा विकल्प बन जाएगा? ए, केवल तीन। अगला प्रश्न है मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गया है कि पहला कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद में मंत्रिपरिषद के निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। तीसरा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों को एकजुट होकर इस्तीफा देना होता है यदि संसद उन्हें विश्वास मत न दे। बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। एक दो और तीन, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, बताइए।
पहला जो इसमें कथन है कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद में मंत्रिपरिषद के निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है, सही गलत है? ये तो सही है। दूसरा कथन कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो है संसद के प्रति होता है, सही गलत? गलत है, केवल लोकसभा के प्रति होता है। तीसरा कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों को एकजुट होकर इस्तीफा देना होता है या संसद उन्हें विश्वास मत न दे, सही गलत? ये भी सही है, 1 और 3 सही है। हमारा विकल्प कौन सा बन रहा है? विकल्प हमारा डी बन रहा है। अगला प्रश्न है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए हैं कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेजें तो राष्ट्रपति उससे मानने के लिए बाध्य है। तीसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह संविधान के विरुद्ध हो सकती है। बताना कौन कथन सही है? ये 2 और 3, 1 और 2, केवल 3, केवल 1। बताइए। इसमें जो दी गई है कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसके प्रकृति के बारे में, कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, सही गलत? सही है, वापस भेज सकते। दूसरा, क्या मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेजे तो राष्ट्रपति से मानने के लिए बाध्य है, सही गलत? बाध्य है। तीसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह संविधान के विरुद्ध हो सकती है, हो सकती नहीं, संविधान के विरुद्ध जो है मंत्रिपरिषद द्वारा जो है सलाह नहीं दी जा सकती है। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही, हमारा विकल्प बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 74 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में किया गया है। राष्ट्रपति सलाह को अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। तीसरा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। बताने कौन सही है? केवल 2, केवल 3, 1 और 2, 1 और 3। बताइए। पहला कथन है कि अनुच्छेद 74 के संबंध में राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों को निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान 74 अनुच्छेद 74 में किया गया, सही गलत है? सही है। दूसरा, राष्ट्रपति सलाह को अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत है, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, सही गलत? सही है, 1 और 3 सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 75 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद में शामिल प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तीसरा, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के पद पर निर्भर नहीं करता। बताना कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। बताइए। अनुच्छेद 75 संबंध में जो कथन है पहला कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन जो है संसद द्वारा तय किया जाता है, सही गलत? सही है, लेकिन आईजे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि उस लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य या संसद के सदस्य के रूप में जो है उनका वेतन जो है निर्धारित किया जाता है। दूसरा, कि मंत्रिपरिषद में शामिल प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, सही गलत? सही है। तीसरा, कि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व जो है प्रधानमंत्री के पद पर निर्भर नहीं करता है, सही गलत? गलत है, निर्भर करता है। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद जो है विघटित हो जाती है। तो 1 और 2 सही है, हमारा विकल्प जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 77 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि भारत सरकार के सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। दूसरा, राष्ट्रपति के नाम पर जारी आदेशों के लिए राष्ट्रपति की व्यक्तिगत स्वीकृति आवश्यक होती है। तीसरे, भारत सरकार के कार्यों की प्रामाणिकता के लिए विधिवत प्रक्रिया बनाई जा सकती है। बताना कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। बताइए। उसमें जो पहला कथन दिया गया है कि भारत सरकार के सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, अब ये सही गलत है? सही है। दूसरा, राष्ट्रपति के नाम पर जारी आदेशों के लिए राष्ट्रपति की व्यक्तिगत स्वीकृति आवश्यक होती है, सही गलत? ये हमारा गलत है। इसमें क्या होता है ना कि इसकी व्यक्तिगत स्वीकृति नहीं होती है। यह जो है इनमें ये जो है एक संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख तो होता नहीं है। तो राष्ट्रपति की जो व्यक्तिगत स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, क्योंकि यह कार्यपालिका का एक जो है संविधान प्रावधान दिया गया है कि उसकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक पद पर जो आसीन है उसके लिए उसकी स्वीकृति होती है। दूसरा कथन गलत है। और तीसरा, भारत सरकार के कार्यों को प्रामाणिकता के लिए विधिवत प्रक्रिया बनाई जा सकती है, सही है, 1 और 3 सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है
दिए गए भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए राष्ट्रपति के नाम पर जारी कोई भी आदेश अदालती प्रक्रिया में प्रशांकित नहीं किया जा सकता। दूसरा, एक राष्ट्रपति के नाम पर सभी अनुबंध और आशय पत्र जारी किए जाते हैं। तीसरा, एक अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति को अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार देता है। बताना है कौन सा कथन सही है। केवल दो, एक, दो और तीन, एक और तीन, एक और दो, बताइए। पहला कथन कि राष्ट्रपति के नाम पर जारी कोई भी आदेश अदालती प्रक्रिया में प्रशांकित नहीं किया जा, सही गलत? ये हमारा गलत है। क्या एक राष्ट्रपति के नाम पर जारी आदेशों की जो वैधता होती है अदालती प्रक्रिया में प्रशांकित किया जा सकता है यदि वह संविधान के विपरीत है। दूसरा, राष्ट्रपति के नाम पर सभी अनुबंध और आशय पत्र जारी किए जाते हैं, सही गलत? सही है, तुम्हारा सही है दूसरा कथन। तीसरा, का अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति को अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार देता है, सही गलत है? ये गलत है। विवेक से कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य जो है कार्य करता है। तो सही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के किसी भी विशेष संदर्भ पर मंत्रिपरिषद की राय प्राप्त करनी होती है। और दूसरा, अनुच्छेद 78 केवल कैबिनेट मंत्रियों पर लागू होता है। तीसरे, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है, अन्य मंत्रियों से नहीं। बताना है कौन सा कथन सही है। एक और दो, दो और तीन, केवल एक, केवल तीन, बताइए। प्रधानमंत्री के कर्तव्य विषय में जो पहला कथन है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के किसी भी विशेष संदर्भ में मंत्रिपरिषद की राय प्राप्त करनी होती है, सही गलत है? सही है। मतलब राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांगता है, कोई राय मांगता है, तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद से भी राय लेता है, मतलब सूचना लेता है, तब उसके बाद जो है राष्ट्रपति को राय या सूचना देता है। दूसरा, कि अनुच्छेद 78 केवल कैबिनेट मंत्रियों पर लागू होता है, सही गलत? ये गलत है, ये पूरे मंत्रिपरिषद पर लागू होता है। तीसरा, कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है, अन्य मंत्रियों से नहीं, ये भी गलत है। वो किसी भी मंत्री से मतलब है एक सलाह मांग सकता है। तो केवल एक सही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उपमंत्री को कैबिनेट बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। दूसरे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम कर सकते हैं। तीसरे, राज्य मंत्री केवल कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। बताना कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, बताइए। पहला कथन है कि उप मंत्री को कैबिनेट बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं है, सही गलत? सही है। ये जो है कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, तो उप मंत्री को भाग लेने का अधिकार नहीं है। पहला कथन गलत है। और दूसरा दूसरा है भाग नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, ये तो भाग लेने का अधिकार नहीं हो तो कथन तो ये सही हो जाएगा ना। दूसरे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये जो है किसी कैबिनेट मंत्री के भी साथ काम करते हैं और स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करते हैं, तो ये भी सही है। तीसरे, राज्य मंत्री केवल कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, सही गलत है? ये तो गलत है, क्योंकि वो जो है कैबिनेट मंत्री के अधीन भी काम करते हैं और स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी काम करते हैं। तीसरा कथन हमारा गलत है। तुम्हारा एक और दो सही, तो विकल्प जो है बन जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या के संदर्भ में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और दूसरा कारण दिए। कथन में है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या संसद के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। कारण दिया गया है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए यह प्रावधान जोड़ा। अब बताना है कि कथन सही, कारण सही है, या दोनों सही है, या कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। बताइए। अब जो पहला कथन इसमें दिए गए कथन में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या संसद के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो, सही गलत? ये गलत है, संसद नहीं, केवल लोकसभा। कारण है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया है, सही गलत? कारण तो सही है। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य है किंतु आर सत्य है, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए हैं वराहगिरी वेंकटगिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, गोपाल स्वरूप पाठक, आर वेंकट रमन। तो इनको व्यवस्थित करिए। अब देखते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो वराहगिरी वेंकटगिरी का
कार्यकाल कब था? ये थे 1967 से 1967 से इनका कार्य जो था 1969 तक था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यकाल जो था 1979 से लेकर 1984। गोपाल स्वरूप पाठक इनका जो कार्यकाल था 1969 से 1974 तक था। आर वेंकट रमन इनका कार्यकाल कब तक? तो आर वेंकट रमन का जो कार्यकाल था 1984 से था 1984 से 1987 तक। तो हमारा क्या बन रहा है इसमें, सेट करिए। तो पहले स्थान पर आ जा रहा है 1 3 2 4, हमारा विकल्प जो है बी सेट है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गया है कृष्णकांत हैं, भगत सिंह शेखावत हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी हैं, वेंकैया नायडू हैं। तो व्यवस्थित करिए। इनका पहले हम लोग वो देखते हैं कार्यकाल। कृष्णकांत का कार्यकाल जो था 1997 से 2002 तक था। और भगत सिंह शेखावत इनका था 2002 से 2007 तक था। मोहम्मद हामिद अंसारी इनका जो था 2007 से 2017 तक। वेंकैया नायडू इनका 2017 से लेकर था 2022 तक था, या अब तक था, मतलब अब तक नहीं, 2022 तक। क्या बन रहा है इनका? इनका बन रहा है 1 2 3 4 बन रहा सीधा, मर्सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? दिए कि वाराहगिरी वेंकटगिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। बताइए। तो आंतरिक अशांति के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल था 1974 से लेकर 1977 तक था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट वीटो प्रयोग की है? दिए गए ऑप्शन में फखरुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। बताइए। वो जो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। इनका कार्यकाल था 1982 से 1987 तक। विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए हैं भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए हैं शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमण, के आर नारायणन। तो इनको व्यवस्थित करिए। पहली बात तो इनका देखते हैं कार्यकाल। शंकर दयाल शर्मा का जो था 1992 से 1997 तक। ज्ञानी जैल सिंह अभी पीछे देखें 1982 से 1987 तक था इनका कार्यकाल। रामास्वामी वेंकटरमण इनका था 1987 से 1992 तक। के आर नारायणन का जो कार्यकाल था 1997 से 2002 तक था। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? पहले स्थान पर कौन आ रहा है? यही आ जा रहे हैं। तो ये आ जा रहे हैं पहले स्थान पर। इसके बाद दूसरे स्थान पे आ रहे हैं, उसके बाद ये आ रहे हैं, उसके बाद ये आ रहे हैं। तो 2 3 1 4 पर हमारा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का जो है ये टेस्ट नंबर 6 था। टेस्ट नंबर 6 जो है समाप्त होता है। इसका आप लोग साथ नोट्स बनाए जो इम्पोर्टेंट हो और इसका रिवीजन करिए।